गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 6 शुरू कर रहे हैं, त्रिभुज। अब त्रिभुजों में आपने सर्वांग समता क्लास 9 में पढ़ ली थी। सर्वांग समता क्या होती है? जब सभी अंग समान होते हैं किन्हीं दो बहुभुजों के। अगर सभी अंग समान हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये दोनों कैसे हैं? सर्वांग सम हैं। फिर आता है समरूपता। ये नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है आपके लिए नई क्लास में। समरूपता क्या चीज होती है? जिनका एक जैसा रूप होता है, आकार अलग हो सकता है लेकिन रूप एक जैसा ही रहेगा, तो उनको हम कहते हैं कि वो समरूप हैं। जैसे एक ही वस्तु के विभिन्न माप के चित्र। जैसे आप ही अपना फोटो खिंचाते हो तो पासपोर्ट फोटो उसकी साइज छोटी होती है, अगर उसको आप पोस्ट कार्ड साइज बनाओगे तो थोड़ी और बड़ी, और 6x8 या 10x12 इस टाइप के आप अगर अपनी ही एक फोटो के अलग अलग नाप के प्रिंट निकलवाते हो तो वो सब कैसे होंगे? समरूप होंगे। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है कि ये एक पेड़ के दो ये छोटा चित्र है, ये बड़ा चित्र, पर दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। अब दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं बहुभुज समरूप? जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जैसे उदाहरण में एक ये छोटा सा है और एक थोड़ा बड़ा है, इसकी सारी भुजाएं दो दो हैं, इसकी सारी भुजाएं चार चार हैं। इसका ये कोण ए है, ये भी ए है, बी बी सी सी डी डी, तो चारों कोण, इसके चारों कोण आपस में बराबर हैं और भुजाएं कैसी हैं? समानुपाती। इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है, तो ये दोनों भी कैसे होंगे? समरूप बहुभुज होंगे। अब बात करते हैं त्रिभुजों की समरूपता की। दो त्रिभुज समरूप होते हैं अगर उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। समरूपता के लिए इस वाले निशान का, जैसे ये एस को लेटा दिया हो उल्टा करके, इसका प्रयोग किया जाता है। आपको याद होगा सर्वांग समता में ऐसा निशान के नीचे दो बराबर का निशान भी होता था तो सर्वांग सम होता था। तो बराबर वाला निशान इसमें से हट गया है, ऊपर वाला निशान रह गया है, तो इस समरूपता के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने 4 त्रिभुज बनाए हैं। ये त्रिभुज एबीसी है, पीक्यूआर है, ईएफजी है और एक्सवाईजेड है। इसकी भुजाएं 1 2 3 हैं, कोण 60 70 और 50। तो आप हर त्रिभुज में देखिए कोण तो वही है 60 70 50, लेकिन भुजाएं 2 4 6 2 4 6 2 4 6 हो गई। मतलब क्या हो रहा है कि 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 और 3 का दुगुना 6। भुजाएं तो कैसी हो रही हैं? समानुपाती हो रही हैं और कोण बराबर हैं। तो ये सब त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। लेकिन इनको लिखेंगे कैसे? सारे त्रिभुज लिखने का तरीके में आपने ये देखना है कि कौन सा कोण किस कोण के बराबर हो रहा है। कौन सा माने, जैसे 70 डिग्री का कोण ए पर है और 70 डिग्री का बी पर है, तो ए, जब हम ए बी सी लिखेंगे तो ए की जगह हम पी लिखेंगे जब हम समरूप करेंगे उनको। जैसे यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए के साथ हमने क्या लिया? पी, बी के साथ क्या लिया? क्यू, और सी के साथ क्या लिया? आर। अब इस वाले में देखिए 70 डिग्री ई पर है, 70 डिग्री ए पर है, तो ए बी सी समरूप होगा ई, फिर बी पे कितना है? 60 डिग्री। यहाँ 60 किस पे है? जी पे, तो ये ई एफ जी नहीं होगा। ई बी 60 है और यहाँ जी 60 है, तो ये जी हो जाएगा, ई जी एफ। और इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में ए पर 70 है, यहाँ x पर 70 है, तो जहां हमने a लिखा है उसके सामने हम क्या लिखेंगे? x। b पर कितना है? 60, और यहाँ 60 कितना है? किस पर है? z पर, तो x के बाद y नहीं आएगा, z आएगा। और फिर 50 c पर है, यहाँ 50 y पर है, तो ये y हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसको थील्स प्रमेय भी कहा जाता है। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे कि ये एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें हमने बीसी के समांतर एक रेखा ईएफ खींच दी, तो ये ईएफ रेखा बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। माने एई और बीई का अनुपात एएफ और सीएफ के अनुपात के बराबर होगा। तो सिद्ध करके देखते हैं। दिया है एक त्रिभुज एबीसी जिसमें ईएफ समांतर है बीसी के। सिद्ध क्या करना है? एई बटे ईबी बराबर एएफ बटे सीएफ या एफसी। इसमें हम रचना करेंगे। रचना में हमने क्या करा? ईएम लंब डाला एएफ पर, ईएम लंब है एएफ पर, और एफएन लंब है
AE पर, और फिर BF और CE को मिला दिया है। उत्पत्ति में देखिए त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर इसका आधार मैं AE लेता हूँ तो ऊंचाई क्या हो जाएगी FN, तो 1/2 AE गुणा FN। और अगर इसका आधार मैं AF लेता हूँ तो ऊंचाई हो जाएगी EM। वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हमने ये करा कि 1/2 AE गुणा FN, ये हो गया। अब हमने इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला EFB का या BEF का, तो इसमें अगर आधार ये है कौन, BE, तो इसकी ऊंचाई भी FN होगी। तो त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा BE गुणा FN। अब हमने क्या करा, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल, इनको बटे में कर दिया तो 1/2 कट जाएगा, यहाँ FN कट जाएगा, तो क्या आएगा AE बटे B। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बटे CFE का क्षेत्रफल निकालेंगे, AEF का क्षेत्रफल और CEF का क्षेत्रफल, इस बार आधार AF लेंगे तो ऊंचाई EM हो जाएगी, इसका आधार CF लेंगे तो ऊंचाई EM हो जाएगी, और फिर इसको सॉल्व करके ये भी AF बटे CF आ जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। लेकिन कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब ये त्रिभुज है जो BEF और CEF, इन दोनों का आधार क्या है, ये EF है, और ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर। इसका मतलब BEF का क्षेत्रफल और CFE का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब समीकरण 2 और 3 से हमने क्या करा कि CFE की क्षेत्रफल की जगह हमने BEF का क्षेत्रफल लिख दिया, क्योंकि ये बराबर है, तो CFE की जगह हमने BEF का क्षेत्रफल लिख दिया बराबर AF बटे FC। ये समीकरण नंबर 4 हो गई। अब 1 और 4 से देखिए, हमारी लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। यहाँ क्या है AE बटे B और यहाँ क्या है AF बटे FC। ये हमारा प्रूफ आ गया। अब इसको हम आगे एलोबरेट करेंगे थोड़ा सा। तो दोनों तरफ अगर हम 1 जोड़ के और LCM लेके सॉल्व करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, क्या कह सकते हैं इनको, 2 और अनुपात आते हैं भुजाओं के। वो कैसे हैं, एक तो आता है, अभी तो हमने क्या निकाला AE बटे B बराबर AF बटे FC, तब आता है AE बटे AB बराबर AF बटे AC, या BE बटे AB बराबर CF बटे AC। मेन प्रूफ इसका ये वाला है, ये इसको आगे हमने एक्सटेंड करा है अपनी सहूलियत के लिए। आपके लिए होमवर्क में आज प्रश्नावली 6.1 है, ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर सकते हैं। और प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो इसी थ्योरम पर बेस्ड है।